जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार आपका स्वागत फिर से है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की ओर से। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा है बौद्ध धर्म जैन धर्म के उदय के बाद की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, जो 16 महाजनपद हैं, आदि आदि के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। इससे ये ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पहले जो पूरा उत्तर भारत था वो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है, तो ये 16 बड़े राज्य क्या कहलाते थे? महाजनपद कहलाते थे। इनके अगर हम लोग नाम देखना चाहें तो कौशल, काशी, मगध, वज्र, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक तथा गंधार थे। ठीक है, जिसमें ये जो अश्मक था ये दक्षिण भारत की तरफ था इकलौता। जैन ग्रंथ अगर भगवती सूत्र की बात करें तो उसमें भी इन्हीं 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, और लेकिन कुछ नाम जो है भिन्न दिए हुए हैं। ठीक है, नाम देख लेते हैं जो इसमें मिले हुए हैं, जो जैन ग्रंथ में है। अंग, बंग, मलय, अक्ष, वक्ष, मगह, मालव, कोक्ष, लाड़, मौल्य, कौशल, काशी, पाठ्य, संवतर, अवध एवं वच्ची। तो ये नाम किस में दिए हुए हैं? जैन ग्रंथ में। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें, पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें उत्तरी बिहार का जो भागलपुर था और मुंगेर का जिला था उसको भी इस महाजनपद के अंतर्गत रख लिया गया था, है ना। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है हम लोगों को? मालिनी मिलता है। प्राचीन नाम क्या मिलता है? मालिनी मिलता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महाजनपद जो थे उसमें चंपा की गणना करी जाती थी। जो महापरिनिर्वाण सूत्र था बुद्ध का, उसमें इन 6 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं: चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीर्घ निकाय की बात करें तो चंपा नगर की निर्माण योजना जो वास्तुकार महागोविंद थे उन्होंने बनाई थी। ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला विश्व का गणतंत्र किसने स्थापित किया? वैशाली के लिच्छवियों ने। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया। तब यहाँ कुछ महाजनपद हैं, उनके इस समय जो वर्तमान स्थिति है और राजधानियाँ दी हुई हैं। कुरु का अगर देखें तो वर्तमान समय में जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र है वो कुरु के अंतर्गत आता था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पांचाल का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, अहिक्षत्र और काम्पिल इसकी राजधानी थी। शूरसेन जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, वत्स इलाहाबाद तथा बांदा के आसपास का क्षेत्र, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल ये अवध का क्षेत्र जो फैज़ाबाद का है, साकेत। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, मल्ल की बात करें तो देवरिया जो आधुनिक देवरिया क्षेत्र है वो मल्ल में आता था। कुशीनगर और पावा इसकी 2 राजधानी थी। काशी, कुशीनगर और पावा के बारे में आप जानते हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और पावा में देहावसान हुआ महावीर स्वामी का। काशी जो वाराणसी का क्षेत्र है और राजधानी इसकी क्या थी? वाराणसी थी। अंग जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध जो पटना और गया का क्षेत्र है, गिरिव्रज या राजगृह इसकी राजधानी थी वज्जी। वज्जी जो आजकल मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मिथिला आदि का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता था? वज्जी के अंतर्गत आता था। वैशाली इसकी राजधानी थी। जनकपुरी इसकी राजधानी होती थी। चेदी ये बुंदेलखंड का जो भी आजकल का एरिया आता है वो इसके अंतर्गत आता है। सोत्तीवती इसकी राजधानी थी। मत्स्य जयपुर का जो क्षेत्र है, विराटनगर इसकी राजधानी थी। अश्मक का जो क्षेत्र था वो गोदावरी घाटी था, आंध्र प्रदेश के पास। पोतन या पोटिल इसकी राजधानी थी। ठीक है, अवंती जो था पश्चिमी मध्य मालवा क्षेत्र था। उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी होती थी। गांधार की बात करें तो पेशावर और रावलपिंडी इस समय जो पाकिस्तान में है वो इसका आधुनिक क्षेत्र है और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। जबकि कंबोज जो दक्षिण पश्चिमी कश्मीर है हमारा, राजपुर, राजौरी और हजारा का क्षेत्र आता है, वो कंबोज के अंतर्गत आता था और राजधानी इसकी क्या थी? हाटक थी। ठीक है, तो अगर सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े गणराज्य की बात करें बुद्ध के समय की तो वो वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश इसमें वृहदत्त वंश था। इस वंश का पहला राजा वृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध था। ठीक है, जिसने बक्ष यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के जो पहले राजा कौन थे? बृहदत्त, है ना। उनका पुत्र था जरासंध, जिसने क्या किया था? बक्ष गिरबल राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है,
अगर हम वन पर्व की बात करें, महाभारत के वन पर्व की बात करें, तो उसमें शल राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। अगर हम सोनन जातक की बात करें तो इससे पता चलता है कि मगध, अंग और कौशल पर चंपा काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है। अंततो गत्वा जो कौशल के राजा थे, है ना, कौन थे? कंस। उन्होंने ये विजय प्राप्त करके अपने में मिला लिया था और काशी को जीतकर अपने राज्य में उसको शामिल कर लिया था। प्रसेनजित के चंपा के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केसपुत के सार, कलाम, रामगाम के कोली, पावा, कुशीनारा के मल, पिपलिवन के ब्ली के मौरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय की बात करें तो प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। कौन? प्रसेनजित। ठीक है। रामायण काल की कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में अगर बात करें तो कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो गई थी और दक्षिणी भाग की राजधानी कौन हो गई थी? साकेत हो गई थी। ठीक है। उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास था वो कैसा था? अर्धचंद्राकार था। कैसा था? अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पडरौना या पावा थी और दूसरे की कुशीनारा या कसिया थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में कौन सा था? चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से करी जाती। महाभारत काल में चेदी का शासक कौन था? शिशुपाल। और आप लोग जानते हैं शिशुपाल का वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ये ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा जो निचक्षु थे, उन्होंने हस्तिनापुर के गंगा में प्रवाह में बह जाने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ पे पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ पे किसका शासन था? पौरव वंश का। जहाँ का शासक कौन था? उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। जो उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा है वो किससे संबंधित है? उज्जैन से, है ना। और इस कथा का वर्णन भास ने किया है अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में, इसको वर्णित किया है। कुरु महाजनपद की बात करें तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभागों पर यह स्थित था। महाभारत काल में जो हस्तिनापुर था वो इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के जो बरेली है, बदायूं है, फुरक्खाबाद है, इन जिलों से मिलकर बनता था। पहले इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पेल्य। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कानिकुब्ज नामक एक प्रसिद्ध नगर था। कौन सा? कानिकुब्ज नामक प्रसिद्ध नगर था। पंचाल जनपद की जो सीमाएं थी वो हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल और पश्चिम में कुरु जनपद थी। ठीक है। पश्चिम में कुरु, दक्षिण में चंबल नदी तक, पूर्व में कोसल, उत्तर में हिमालय। ठीक है। तो ये इसकी सीमाएं थी। तो एक ये मूलतः राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक क्या था? ये एक गणराज्य में कन्वर्ट हो गया था, परिवर्तित हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा था। कहाँ? जयपुर क्षेत्र में। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर का एक भाग आता था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा ने करी थी। शूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था, जहाँ पे मथुरा है। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। जो प्राचीन यूनानी लेखक हैं इस राज्य को शूरसेनगी कहते थे तथा इसकी राजधानी क्या कहते थे? मिथोरा कहते थे। अशमक महाजनपद जो साउथ का है, गोदावरी नदी यानी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। केवल यही एक ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। दक्षिणी की राजधानी क्या थी? माहिष्मती। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण थे। ठीक है। प्रद्योत को एक पीलिया हो गया था, पांडु रोग हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था जो जीवक था। ठीक है। बौद्ध पुरोहित जो महाकच्छायन थे उनके प्रभाव से प्रदीप जो है वो बौद्ध बन गया था। प्राचीन भारत में उत्तरी भाग में जिसे उत्तरापद भी कहते थे, 2 जनपद थे। उत्तरापद में 2 जनपद थे, एक गांधार था और एक कौन था? कंबोज था। तो गांधार महाजनपद वर्तमान में इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों पर स्थित है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला की स्थापना तो तक्ष नाम आ रहा तो भरत के पुत्र तक्ष ने करी थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन था? पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात
पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने घोड़ों के लिए विख्यात था, बहुत अच्छे घोड़े होते थे इनके पास। 16 महाजनपदों में जो 4 थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ये अत्यंत शक्तिशाली थे। अगर 8 जो जनपद हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश जो हमारा यूपी है वहाँ पे 8 जनपद स्थित थे, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, शूरसेन तथा चेती। तो कितने हो गए? 8। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो गंगा घाटी में कौन कौन थे? कपिलवस्तु के शाक्य थे, सुमसुमारगिरी के भग्ग थे, अलकप के बुली थे, केसपुत्र के कलाम थे, रामगाम के कोलीय थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपलेन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के विदेह थे। ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, क्योंकि तभी से सिक्कों का अध्ययन चालू हुआ था। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के यानी कि सबसे पुराने सिक्के वो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। किसके बने होते थे? चांदी के बने होते। अच्छा, आहत क्यों कहते थे? क्योंकि ठप्पा देकर निशान लगाया जाता था, है ना। इसी वजह से इनको आहत या पंचमार्क कहे जाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल के मध्य तक प्राप्त होते हैं। अगर हम बुद्धघोष की बात करें तो उनकी एक टीका है सुमंगल विलासनी, उससे वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती, सुमंगल विलासिनी से। इससे ज्ञात होता है कि वज्र संघ में कितने न्यायालय थे? 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का जो वास्तविक संस्थापक राजा था वो कौन था? बिंबिसार था। लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व उसका शासन था। हर एक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में इसको शोणिक कहा गया है। इसके अनुसार महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की एज में ही मगध नरेश बन गया था। ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया? राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी स्थिति को थोड़ा सा सुधारा। किसके किसके साथ शादी करी? चेटक की पुत्री चेलना या छलना जो लिच्छवी गणराज्य का शासक था उससे शादी करी, और मगध की उत्तरी सीमा को क्या किया? उसने सुरक्षित कर लिया। ठीक है। तो यहाँ की सीमा सुरक्षित हो गई। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना से शादी करने के बाद फिर कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ उसने विवाह किया। जब महाकोशला के साथ विवाह किया तो उसको काशी जो है, काशी का प्रांत दहेज में मिल गया। कहीं कहीं कहा जाता है कुछ ग्राम मिल गए थे। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध जब भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ था तो उसने भद्रों का, ठीक है, भा है, भद्रों का सहयोग प्राप्त कर लिया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को उसने पराजित किया और अपने राज में मिला लिया। तो इस तरह से विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेलुवन नामक उद्यान, कौन सा? वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। उसने अपने पिता को बंदी बना के कारागार में डाल दिया, ऐसा उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु 492 बीसी के आसपास हो गई। इसके बाद जो कुणिक यानी कि अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध का शासक बना। अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। शुरुआत के वर्ष में जब गद्दी पे बैठा, अच्छा चूँकि ऐसा माना जाता था, ग्रंथों ने लिखा था कि अपने पिता की हत्या करके बैठा था, तो जो मगध थे, कौशल थे, इनके बीच कौशल राज थे और भी जो राज थे उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो मगध के शासक ये अजातशत्रु था और प्रसेनजित, उसके बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का, किसका? वाजिरा का विवाह इसके साथ कर दिया और काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी था, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन था? उदयन। ठीक है। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। जो शिशुनाग वंश था उसकी स्थापना शिशुनाग द्वारा करी गई। महावंश टीका में कहा गया है कि शिशुनाग लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न है। ठीक है। पुराण लेकिन कहते हैं कि वो क्या था? क्षत्रिय था। अवंती की विजय के लिए शिशुनाग के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। उसने अवंती को जीत लिया था। तो जो मगध साम्राज्य था उसकी जो पश्चिमी सीमा थी अब वो कहाँ तक पहुँच गई? मालवा तक पहुँच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का स्थान जो वत्स के ऊपर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि वत्स के ऊपर अधिकार कैसे हुआ? क्योंकि वो किसके? अवंती का अधीन था। जब अवंती उसके पास आ गया तो वत्स भी आ गया। इसके बाद पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। ठीक है। गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ठीक है। किसको? वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बताई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। 412 से 394 बीसी तक शासन किया और इसकी मृत्यु के बाद कालाशोक, जिसे काकवर्ण कहा गया है पुराणों में, वो राजा बन गया। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी फिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी।
ठीक है। तो यानी कि पहले देखा जाए राजगृह, राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से आपकी फिर से पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये राजधानी का क्रम आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रधान राजधानी वैशाली नगर हो गई थी। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दी। इसी के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। और इसमें ही, इस संगीति में बौद्ध संघ स्थविर और सांघिक में, यहाँ पे नहीं लिखा है, स्थविर और सांघिक, इन दो उसमें विभाजित हो गया। बाणभट्ट के हर शरीर से प्राप्त होता है कि राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कालाशोक की छुरा भोंककर हत्या कर दी थी। वंश के अनुसार कालाशोक के जो 10 पुत्रों ने करीब 22 साल तक शासन किया था और उत्तराधिकारियों का शासन जो है वो 344, यानी कि अगर हम शशांक वंश का अंत देखें तो 344 BC के आसपास हो गया था। इसका अंत करके नंद वंश की स्थापना एक व्यक्ति ने करी और ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है इसको। पुराणों में से महापद्मनंद कहा गया है, महाबोधि वंश में कहा गया है महानंद। ठीक है, पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शशांक वंश के अंतिम राजा जो था महानंदिन, उसकी शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन के अनुसार वो नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णाक, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद था। ठीक है, महापद्मनंद को कलि वंश का, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार, ये सब कहा गया। उसे एक छत्र शासन की स्थापना करी तो एकराट की उपाधि उसको मिली। उसके द्वारा उन्मूलित किए गए राजवंशों के जो नाम मिलते हैं, जिसका उसने अंत किया था या जिन पे विजय प्राप्त करी थी, वो तो इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशे, लिहे, कुरु, मैथिल, शूरसेन और वेतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हैह ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष और वीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक का शासन किया। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, उससे कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लोगों ने उसे अग्रमीज कहा है, घनानंद को अग्रमीज कहा है, उग्रसेन का पुत्र। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया, बहुत अमीर व्यक्ति बताया। तमिल और सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था। तो धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूला जाता था, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता, तो जनता इसके अगेंस्ट में आ गई थी। तो चारों ओर का वातावरण घृणा एवं असंतोष से भर गया था। इसका लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सहयोग किसने दिया? चाणक्य ने। घनानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया। जो व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, वो महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक एक व्यक्ति जैन था, जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। कौन? कल्पक नामक जैन व्यक्ति। धनानंद के जो जैन अमात्य थे वो शकटाल और स्थूल भद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। ठीक है, तो ये जो वर्णन हम लोगों ने किया ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपद, और उसके बाद जो हरेक वंश की स्थापना होती है, शशांक वंश की स्थापना होती है, फिर नंद वंश की स्थापना होती है। एक छोटे छोटे वंशों की जो स्थापना हुई, जो कुछ समय तक के लिए जिन्होंने राज किया, 100 साल, 150 साल, किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल। इसके बाद हमारा विशाल साम्राज्य चालू होगा, मौर्य साम्राज्य आदि। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक अनोखी घटना घटती है, जो विदेशियों से आक्रमण होता है हमारे ऊपर, यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश या साइरस द्वितीय 558 से 529 BC, इस राजा का वहाँ पे शासन था। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जिसने हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, साइरस द्वितीय ने। बेहस्तोन, पर्सिपोलिस तथा नक्श रुस्तम अभिलेख के द्वारा दारा प्रथम, जो 522 से 486 BC था, ये इसके शासनकाल का है। कौन सा? नक्श रुस्तम। इससे भारत के पारसी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहस्तून अभिलेख में होता है। हेरोडोटस ने अपने विवरण से बताया कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। इसका मतलब दारा ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त होती थी। टेसियस कौन था? ये अंतरसीज का राजवैद्य था। पारसिक
जो संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कौन सी नई लिपि आई? खरोष्ठी नामक नई लिपि आई। ये एक वहाँ का कोई शासक होगा अर्तजेर्क्सीस, उसके बारे में बात हो रही, जो यूनानी नाम दिया था उन्होंने। तो नई लिपि कौन सी आई? खरोष्ठी आई, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी जो स्वर्ण मुद्रा थी वो डेरिक थी। अगर रजत मुद्रा की बात करें फारसियों की तो कौन थी? सिग्लोई थी। ठीक है। ईरानी सिक्के जो सिग्लोई थे वो पश्चिमोत्तर प्रांत में काफ़ी प्रचलित थे। महापद्मन के उत्तराधिकारियों की जो संख्या है पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, तो अभी जो जिसका हम लोग ऊपर वर्णन कर चुके हैं वो यही चीज़ है यहाँ पर। तो भद्रशाल और सेनापति था उसका, जेनोफोन ने किया था। तो इसी के समय में क्या हुआ था? सिकंदर आया था। ठीक है, तो सिकंदर कौन था? मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय उसका पुत्र था। बचपन से ही उसकी इच्छा क्या थी? विश्व सम्राट बनने के लिए। तो हखामनी साम्राज्य को उसने ध्वस्त किया। उसके पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ भारत आया, है ना। तो ये वर्णन जो ऊपर किया गया है इसके सेनापतियों ने ही किया है। महापद्मनंद के समय ही इसका, घनानंद के समय ही इसका आक्रमण होता है। 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी बताते हैं कि 28 स्वतंत्र शक्तियां थी उस समय जो पंजाब और सिंध क्षेत्रों में विद्यमान थी। ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय एक अश्वक नामक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मस्सक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ उसमें बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद मस्सक की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया और पता चला कि सिकंदर ने इस नगर की सारी जो लेडीज़ थी उनको मौत के घाट उतार दिया था। पुरु के साथ उसका संघर्ष हुआ था। पोरस जिसका राज क्या था? झेलम और चिनाब नदी के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को हराया था। ठीक है। वितस्ता नदी का युद्ध भी कहते हैं इसको। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसको क्या कर लिया? अपना मित्र बना लिया और अपना कुछ राज और नए इलाके प्रदान कर दिए। सिकंदर ने निकैया और बोकफेला, ठीक है, इन 2 नगरों की स्थापना भी करी। व्यास नदी जो है सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। कौन सी नदी? व्यास नदी। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार करने के बाद उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश बन गए जिसमें निकैया, बोकफेला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली में सिक्के ढाले गए। ठीक है। तो ये सब जो कहानी थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों के उदय और उसके बाद कुछ साम्राज्यों का उदय और यूनानी आक्रमण तक आती है। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट है टॉपिक वो मौर्य साम्राज्य पे है। फिर हम लोग वृहद तरीके से मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।